हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपीएफ एकेडमी। हम आरसीसी स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डबली रिइंफोर्स्ड बीम पर बेस्ड एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टी बीम के बारे में। टी बीम और फ्लैंज बीम। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे किस वजह से हम बीम प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज द रीजन टू प्रोवाइड बीम। तो हेडिंग डालेंगे रीजन टू प्रोवाइड बीम। लिखेंगे टू कवर द टॉप ऑफ room and open spaces. Slabs are placed on these. When the span of slab is large, it become more thick, which is not economical, which is not economical. मीन्स कोई रूम है या ओपन स्पेस है तो उसको कवर करने के लिए हम उस पर स्लैब या छत डालते हैं। ये सपोज करो हमारा कोई एक रूम है, तो इसको हम कवर करने के लिए, जो ओपन स्पेस है इसको कवर करने के लिए इसको हम स्लैब प्रोवाइड करते हैं। बट जब स्लैब का स्पान ज़्यादा हो जाता है तो क्या करना होता है, हमको स्लैब की स्ट्रेंथ ज़्यादा देने के लिए हमें स्लैब की थिकनेस को बढ़ानी पड़ती है। बट जब थिकनेस बढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो उसको इकोनॉमिकल बनाने के लिए या उसकी थिकनेस को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होता है, बीम प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू reduce the thickness of slab, the thickness of slab and its span. The beams are placed below the slab at suitable interval. स्लैब की थिकनेस को कम करने के लिए और उसके स्पान को कम करने के लिए हम सुटेबल इंटरवल पर बीच बीच में बीम्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये रीजन होता है बीम को प्रोवाइड करने का। फिर आगे देखते हैं ये टी बीम या फ्लैंज बीम क्या होता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं टी बीम और फ्लैंज बीम। लिखेंगे when slab and its beam
स्लैब और उसमें जो बीम प्रोवाइड की गई है आर कास्टेड, कास्टेड मतलब ढाली जाना, कास्टेड मोनोलिथिकली, मोनोलिथिकली, then this construction is called, this construction is called flanged beam। जब स्लैब और बीम को एक साथ कास्ट किया जाता है, मीन्स एक साथ ढाला जाता है, तो इस टाइप के बीम के कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं फ्लैंज्ड बीम। एक साथ कंस्ट्रक्शन करना या मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ बीम और स्लैब में रीइंफोर्समेंट एंड कंक्रीट दोनों का प्लेसमेंट एक साथ किया जाए। ऐसा नहीं कि बीम में रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट अलग प्लेस किया जाए और उसके बाद स्लैब में अलग से, नहीं, दोनों में साथ में जो प्लेस करेंगे तो उसको बोलेंगे मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन। एक हम सेक्शन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं कोई हमारा एक स्लैब है और उसका ये कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ पर कॉर्नर पर एक बीम है और ये स्लैब की थिकनेस है और इंटरवल में एक बीम प्रोवाइड की गई है बीच में, यहाँ एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो ये पोर्शन होगा इसको मार करके देखेंगे, ये हमारा पोर्शन हो जाएगा, कुछ टी शेप में बन रहा है, और इधर ये पोर्शन जो है मार करें तो एल शेप में बन रहा है। इसको थोड़ा हम और क्लियर करते हैं। तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है एल शेप में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको जो बोलेंगे हम एल बीम, जो हमारा कॉर्नर पर होगा उसको बोलते हैं हम एल बीम, क्योंकि एल शेप में दिखाई दे रहा है। और जो मिडिल्स में बीम होंगे जो हमारे बीच में दिखाई देंगे वो टी शेप का हमें दिखाई देगा, इसको बोलेंगे हम टी बीम। और ये हमारा जो है स्लैब है। टी बीम का जो टॉप पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं फ्लैंज, जो हमें साइडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं फ्लैंज, और जो फ्लैंज के नीचे का हैंगिंग पोर्शन होता है उसको वेब बोलते हैं या रिब बोलते हैं, और इसके साथ साथ स्टेम भी बोला जाता है, आर स्टेम। तो ये हमारा फिगर हो गया टी एंड एल बीम। अब आगे टी बीम में और इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ड्यू टू इम्पोज्ड लोड, ड्यू टू इम्पोज्ड लोड, इम्पोज लोड का मतलब क्या, अध्यारोपित भार मीन्स लाइव लोड, बीम पर जो लाइव लोड आएगा उसके कारण व्हेन बीम बेंड्स डाउन, then some part of with a casted slab also bends down। क्या, इम्पोज लोड के कारण जब बीम हमारा नीचे को बेंड करता है तो उसके साथ में कुछ पोर्शन विथ का जो होता है हमारे स्लैब के कुछ पोर्शन वो भी नीचे को बेंड कर जाता है। क्यों कर जाता है, क्योंकि ब्रैकेट में उसको लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों का कंस्ट्रक्शन एक साथ होता है, इसलिए बोल देंगे काज ऑफ मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन। मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन
इसलिए जब हमारा बीम नीचे को बेंड डाउन होता है तो उसके साथ साथ में स्लैब का विड्थ का भी कुछ पोर्शन नीचे को बेंड डाउन हो जाता है, और उस विड्थ को बोलते हैं हम द विड्थ इज कॉल्ड इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ, इफेक्टिव फ्लैंज। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, फ्लैंज का काम क्या होता है। फ्लैंज प्रोवाइड्स more compressive concrete to beam, and due to this moment of resistance capacity of the beam increases। क्या होता है, जो ये हमारा टी बीम है, यहाँ पर हम बना के देख लेते हैं डायग्राम टी बीम का। ये हमारा टी बीम है, जहाँ ऊपर वाला पोर्शन हमारा ये होता है फ्लैंज, और जो फ्लैंज के नीचे का हैंगिंग पोर्शन होता है इसको वेब, रिब और स्टेम बोलते हैं। तो फ्लैंज का क्या काम होता है, फ्लैंज की वजह से जब बीम में कंप्रेशन आता है, जब स्लैब में कंप्रेशन आएगा तो क्या होगा, वो बीम को कंप्रेसिव एरिया को बढ़ा देता है। फ्लैंज प्रोवाइड्स मोर कंप्रेसिव कंक्रीट। मोर कंप्रेसिव कंक्रीट का मतलब क्या हो, कंप्रेसिव एरिया को बढ़ाना। तो जब इस पर कंप्रेशन, जिस पर लोड एक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये बीम जो है इसका बेस देखो पतला है बट फ्लैंज ज़्यादा है, तो इस फ्लैंज की वजह से क्या कंप्रेसिव एरिया बढ़ा देता है, जिससे बीम की मोमेंट को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बीम की मोमेंट को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो फ्लैंज का मेन काम क्या होता है, बीम की मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नोट पॉइंट्स में लिखेंगे हम, टी बीम के लिए नोट पॉइंट डालेंगे, नोट when the span of any roof slab is more than 4 meter, then the arrangement of T-beam is economical। ये पॉइंट हमें याद रखना है कि जब किसी रूफ स्लैब का स्पैन 4 मीटर से ज़्यादा हो रहा हो तो उस केस में टी बीम प्रोवाइड करना इकोनॉमिकल होता है, इन कंपैरिजन टू कि हम उस स्लैब की थिकनेस बढ़ाएं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नोट्स में हमें याद रखेंगे, लाइक नॉर्मल रीइंफोर्स बीम, जो हमारी नॉर्मल कंक्रीट की बीम होती है जिसमें रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया होता है, उसी की तरीके इन टी बीम reinforcement is provided in its tensile area
टेंसाइल एरिया। लाइक नॉर्मल रीइंफोर्स बीम होते हैं जिसमें रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, सिमिलर टी बीम में भी जो रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो टेंसाइल जोन में ही प्रोवाइड करते हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि जो कंक्रीट होती है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ नेग्लेक्ट कर दी जाती है, ना के बराबर होती है, इसलिए उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम उसके टेंशन जोन में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। बट इन some special situation, ड्यू टू एक्सेसिव लोड, जब लोड ज़्यादा हो जाता है, ड्यू टू एक्सेसिव लोड ऑन बीम, reinforcement is provided in its tensile as well as compressive area। बट सम स्पेशल कंडीशंस में जब बीम पर ज़्यादा लोड आ रहा है, एक्सेसिव लोड आएगा, उस केस में रीइंफोर्समेंट टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों जोन्स में प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमने डबली रीइंफोर्स बीम के बारे में डिस्कस किया है पीछे। वैसे सिमिलर टी बीम के केस में भी होता है, सिंगली और डबली। द टी बीम इज कॉल्ड, सो क्या बोलेंगे, द टी बीम इज कॉल्ड, कौन सा टी बीम, जिसमें टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों जोन में रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइड किया जाता है। तो द टी बीम इज कॉल्ड डबली रीइंफोर्स्ड टी बीम। वो टी बीम जिसमें टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों जोन में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसको डबली रीइंफोर्स्ड टी बीम बोला जाता है। अब देखते हैं, ये हो गया इंट्रोडक्शन और कुछ नोट्स पॉइंट फॉर टी बीम और फ्लैंज बीम। अभी हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ टी बीम, हेडिंग डालेंगे एडवांटेजेस ऑफ टी बीम। टी बीम को प्रोवाइड करने का लाभ क्या होता है, तो हम देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। फर्स्ट है बिकॉज ऑफ लार्जर एरिया, इन कंप्रेशन जोन, in T beam, so the beam may carry more load than normal beam, क्योंकि टी बीम के कंप्रेशन जोन में एरिया ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, फ्लैंज होता है, इसलिए नॉर्मल बीम के कंपैरिजन में टी बीम ज़्यादा लोड को बियर करते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज ये हो गया। सेकेंड, ड्यू टू मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन ऑफ बीम and slab, the stiffness of beam become high,
या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर कह सकते हैं बीम बिकम मोर स्टिफ। यहाँ लिखेंगे बीम बिकम मोर स्टिफ, hence it does not fails even on higher loads। सेकेंड एडवांटेज क्या है, क्योंकि बीम और स्लैब दोनों को एक साथ कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एक साथ मीन्स मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन किया जाता है। इसके वजह से जो बीम होती है वो ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, बीम की स्टिफनेस ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हैवी लोड पर भी ये जल्दी से फेल नहीं होती है। ये हमारा सेकेंड एडवांटेज होगा टी बीम का। फिर नेक्स्ट है थर्ड, टी बीम इज इकोनॉमिकल because it saves 50% steel and approximate 40% concrete in section। टी बीम का जो थर्ड एडवांटेज है, टी बीम लगभग 50% स्टील को सेव करती है, मीन्स इसमें 50% नॉर्मल कंपैरिजन में कम स्टील प्रोवाइड कर देते हैं, बट फिर भी स्ट्रेंथ देता है। और अप्रॉक्सीमेट 40% कंक्रीट भी कम लगता है। रीजन क्या होता है, देखो हमारा जो फ्लेंज होता है, फ्लेंज की थिकनेस ज़्यादा होती है, बट जो वेब वाला पोर्शन होता है वहाँ पर ये पतला हो जाता है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर कंक्रीट की भी सेविंग हो जाती है और स्ट्रेंथ भी हमें ज़्यादा मिल जाती है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट हमारा होगा, एज द स्लैब रेस्ट ऑन बीम एंड हेंस slab behaves इसको थोड़ा हम करेक्ट करते हैं, behaves like continuous slab। which reduces bending moment। फोर्थ एडवांटेज है, क्योंकि स्लैब जो है बीम पर रेस्ट, एज द स्लैब रेस्ट ऑन बीम, बीम पर रेस्ट करता है, जिसकी वजह से स्लैब जो है कंटिन्यूअस स्लैब की तरीके से बिहेव करता है, जिसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस हो जाता है। जब बेंडिंग मोमेंट कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारी बीम के फेलियर होने के चांसेस या स्लैब के फेलियर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये फोर्थ एडवांटेज हो जाएगा। तो हमारे मेन 4 एडवांटेज हो गए, और भी हैं लेकिन मेनली हमारे 4 एडवांटेज हैं टी बीम को यूज करने का। फर्स्ट फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखना है, इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय काम में आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट for simply supported beam, simply supported beam
सपोर्टेड बीम। सेकंड के केस में याद रखेंगे, सेकंड हमारा केस है इन फिक्स्ड बीम। फिक्स बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, स्लैब के केस में, ठीक है, टी बीम के केस में। फिर नेक्स्ट होगा हमारा फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट इन टी बीम। ये पॉइंट्स हमें याद रखना है, ड्यूरिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हमें ये हेल्प करेगा। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है WL²/10 होता है पॉजिटिव। फिक्स बीम के केस में होता है माइनस का मीन्स नेगेटिव WL²/10 एंड टी बीम के केस में होता है नेगेटिव का WL²/12। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर यूज हो सकता है। तो आज क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप सभी को आज क्लास समझ में आई होगी। हमारी क्लास समझ में आ रही है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।